हेलो प्यारे बच्चों, रुद्राक्ष ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। यानी हमने फर्स्ट भाग में तो विशेषण के 2 भाग पढ़ लिए थे, ठीक है ना। अब हमारा है तीसरा भाग परिमाणवाचक। तीसरा भाग है हमारा परिमाणवाचक। यानी परिमाणवाचक की हम पहले देखेंगे परिभाषा। वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित या अनिश्चित नाप तोल इत्यादि का बोध कराते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसमें वही बात आ गई पहले, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित और अनिश्चित में क्या है? नाप तोल। एक नाप है, तोल है, और दूसरा तीसरा माप है, ठीक है ना। इसमें माप भी कहते हैं। नाप, तोल और माप इत्यादि तीनों का बोध कराते हैं, उसी को हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें भी निश्चित और अनिश्चित दोनों होते हैं। यानी परिमाणवाचक विशेषण के 2 भाग होते हैं। पहला है निश्चित और दूसरा है अनिश्चित वाचक, ठीक है। पहला हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक का निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यानी अनिश्चित की पहले हम परिभाषा देखते हैं। यानी परिभाषा क्या है? वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित नाप, माप, तोल इत्यादि का बोध कराते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब इस देखो नाम से पता चल रहा है निश्चित परिमाण, यानी इसमें निश्चित नाप, माप, तोल इत्यादि का बोध कराते हैं, उसी को हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। पहला माप हो गया, तोल हो गया और नाप हो गया। इसमें जैसे निश्चित है, जो भी नाप है, माप है और तोल है, इसमें सब क्या है? निश्चित हो रहे हैं। पहले देखो 2 मीटर, जैसे 2 मीटर कपड़ा है, 2 मीटर धागा है, यानी उसका माप क्या फिक्स है, यानी कितना है? 2 है। यदि हम कहते थे कुछ मीटर धागा है, इसमें कोई निश्चितता नहीं है। फिर 3 मीटर, यानी 3 मीटर कपड़ा कहो, धागा कहो, जो भी है, ठीक है ना, यह भी फिक्स है, निश्चित है। फिर तीसरा है 10 लीटर, यह क्या हो गया? ये माप हो गया, ठीक है ना। यानी 10 लीटर दूध कहो, पानी कहो, जो कुछ भी है, यानी इसका माप तोल क्या है? फिक्स है। फिर एक 5 किलो, ये क्या हो गया? तोल हो गया। तोल में कुल कितना फिक्स है, यानी निश्चितता इसमें भी है। और दूसरा है तीसरा 5वां 10 ग्राम, यानी इसमें भी ग्राम क्या है? फिक्स है। यानी इसमें माप तोल में कोई अंतर नहीं है, एकदम फिक्स आ रहा है, निश्चित आ रहा है, इसमें कोई अनिश्चितता नहीं है। इस कारण हो गया निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आगे इसका दूसरा भाग है परिमाणवाचक का अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखते हैं परिभाषा, ठीक है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो किसी नाप, माप, तोल इत्यादि की अनिश्चितता का बोध कराते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसमें देखो वे विशेषण शब्द जो किसी माप, तोल इत्यादि का अनिश्चितता का, पहले मैं पढ़ा था निश्चित और दूसरा अनिश्चित, जिसमें कोई फिक्स माप तोल नहीं हो, उसको हम अनिश्चित कहते हैं, ठीक है ना। निश्चितता नहीं पाई जाती है, यानी अनिश्चितता का बोध कराते हैं, उसी को हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसी को हम साथ में जोड़कर पढ़ेंगे। देखो, यानी थोड़ा मीटर कपड़ा, थोड़ा मीटर, थोड़ा का मतलब कितना है? 1 है, 2 है, 2.5 है, पता नहीं कितना है, इसमें कोई माप तोल फिक्स नहीं है। बाकी दूसरा देखें बहुत, यानी बहुत है, बहुत में कितना है पता नहीं, 10 है, 15 है, 20 है, बहुत में तो कोई संख्या फिक्स नहीं है। इसमें कम, अब कम कितना है? कम में तो बिल्कुल सिमटी भर भी हो सकता है, मुट्ठी भर भी हो सकता है, पता नहीं वो कितने कम है, इसलिए कोई माप तोल फिक्स नहीं है। ज़्यादा, ज़्यादा का मतलब क्या है? किससे ज़्यादा है और किससे कम है, इसमें भी कोई ज़्यादा। अब ज़रा सा, ज़रा सा का मतलब कम हो गया। अब किससे कम हुआ? ज़रा सा मतलब पहले किसी का माप दिया वो 2 किलो से कम है, ज़रा सा कितना है, ठीक है ना। इसमें भी कोई ज़रा फिक्स माप नहीं है, इसमें कोई निश्चितता नहीं पाई गई है, इस कारण इसका भी माप तोल कोई फिक्स नहीं है, ठीक है ना। परिमाणवाचक के 2 भाग हो गए, निश्चित और अनिश्चित। दोनों को आपने पढ़ लिया, समझ लिया, ठीक है ना। ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना आपको, ठीक है। अगला देखो हम चौथा है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक कहो या संकेतवाचक कहो, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम। चौथा हमारा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा के पूर्व प्रयुक्त होकर संज्ञा का बोध कराते हैं, अर्थात जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त हो से सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होगा आपको, फिर भी समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। समझना ही है, कोशिश किया। वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा के पूर्व, अब संज्ञा का प्रयोग हो रहा है,
यानी संज्ञा के पूर्व मतलब संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा का बोध कराते हैं। संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा का ही बोध कराते हैं। अब अर्थात आ गया मतलब अन्यथा, जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के तुरंत पहले लगकर, यानी जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले, देखो शब्द से पहले संज्ञा का शब्द यानी संज्ञा के पूर्व प्रयुक्त होकर, अब दूसरे आगे सर्वनाम किसी संज्ञा के पूर्व तुरंत पहले यानी संज्ञा से तुरंत पहले प्रयुक्त हो, उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संज्ञा से तुरंत पहले जो प्रयुक्त होते हैं शब्द, उसको हम सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वे हमारी कुर्सियां हैं, विशेषण से पहले यानी संज्ञा से पहले विशेषण, विशेषण से पहले यानी संज्ञा से पहले भी सर्वनाम, यानी संज्ञा सर्वनाम विशेषण, इसी से हमारा विशेषण बनता है संज्ञा और सर्वनाम से, ठीक है ना। अब वे हमारी कुर्सियां है यानी सर्वनाम है ये पूरा, और इस संज्ञा से पहले प्रयुक्त हो रहा है। और दूसरे में देखो सर्वनाम की किसी संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त हो, और पहले में क्या दिया संज्ञा के पूर्व प्रयुक्त होकर, संज्ञा से पूर्व, और सर्वनाम किसी संज्ञा से तुरंत पहले। कुर्सियां होगी संज्ञा, इससे तुरंत पहले होने वाला, गाय होगी संज्ञा, इससे तुरंत पहले वाला क्या है विशेषण हो गया। ठीक है, समझना है आपको, कोशिश करनी है। इसमें कोई भाग वगैरह है नहीं, बस परिभाषा याद रखनी है, उदाहरण को अपने दिमाग में बैठाना है और समझने की कोशिश करना। पहला हो गया, अब पांचवा हो गया व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक विशेषण इसको हम पढ़ेंगे अभी। व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो जाता है, देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो जाता है, विशेषण का ही व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द किसका, व्यक्तिवाचक संज्ञा का, जब कोई विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो जाता है, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाला विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। वही बात बोल मिल के वापस यहीं पर आके ठहर गई। व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाला विशेषण वही व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। इसमें ये बात नहीं चल लगे, ऊपर देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाला विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। अब देखो इसमें उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे, ठीक है ना। उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में सारा मैटर आ जाएगा। जैसे ये पहले व्यक्तिवाचक देखेंगे, जापान है, भारत है, जोधपुर है, जयपुर है, ये हमारा क्या हो गया व्यक्तिवाचक है, ठीक है ना। अब देखो जापान का हम इसके पहले प्रयोग करेंगे, प्रयोग करके बाद देखेंगे जापान जापानी मोबाइल, भारत भारतीय रेल, जयपुर जयपुरी सापे, बीकानेर बीकानेरी भुजिया, कश्मीर कश्मीरी सेव। इसी प्रकार जैसे जोधपुर जोधपुरी नमकीन या मिर्ची बड़े, ठीक है। इसी प्रकार हम व्यक्तिवाचक से तुरंत पहले प्रयोग करके इसके आधार पर ही व्यक्तिवाचक के रूप में ही व्यक्तिवाचक विशेषण का प्रयोग कर सकते हैं, वही व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है, ये हमारे भाग हो गए अब पूरे, ठीक है ना। यानी विशेषण के 5 भाग है, 5 हो गए पूरे। अब विशेषण की कुछ अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, यानी विशेषण की कुल कितनी अवस्था है, अवस्थाओं की परिभाषा है, प्रकार है और नाम है, ठीक है ना। उसके बारे में देखेंगे और अभी समझेंगे, ठीक है। 5 भाग तो समझ में आ गए, यानी प्रत्येक की परिभाषा दी हुई है, प्रकार दिया हुआ है और नीचे सबके नीचे अलग अलग उदाहरण दिए हुए हैं। और आपको जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे के वैसे आपको लिखते जाना है। जैसे पहले मैंने विशेषण की परिभाषा लिखी, विशेषण की परिभाषा लिखनी है, फिर प्रकार आ गए 500 के नाम लिखने हैं, फिर 500 को अलग अलग तरीके से समझाया गया है, पहले परिभाषा लिखी फिर उदाहरण लिखे। इसी प्रकार से आपको कॉपी में लिखने हैं सारे के सारे, और जो भी पढ़ा रहा हूँ बाद में वो क्लास में कोर्स वापस नहीं होगा, ध्यानपूर्वक सुन लेना, ठीक है ना। सबके लिए ये होमवर्क है। अब पढ़ेंगे हम विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की कुल कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं होती है। पहली हमारी सामान्य अवस्था, दूसरी उत्तरावस्था या उत्तमावस्था या तुलना अवस्था, उत्तरा कहो, मध्यमा कहो या तुलनावस्था कहो, और तीसरी है उत्तमा अवस्था। पहली सामान्य, दूसरी उत्तरा, मध्यमा और तुलना अवस्था, और तीसरी है उत्तमा अवस्था। पहले हम पढ़ेंगे सामान्य अवस्था के बारे में अभी, ठीक है।
पहले देखो सामान्य अवस्था, यानी अवस्थाएं हैं, विशेषण की अवस्थाएं, ठीक है ना। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था है सामान्य अवस्था, इसकी परिभाषा देखेंगे हम, ठीक है। जब किसी विशेषण के द्वारा सामान्य स्थिति का बोध कराया जाता है, विशेषण के द्वारा ही सामान्य स्थिति, बिल्कुल सामान्य स्थिति, इसमें कोई बोझ नहीं है, ठीक है ना, इसका ही बोध कराया जाता है। अर्थात विशेषण की वो अवस्था जो सामान्य स्थिति का बोध कराती है, विशेषण की वो अवस्था, यानी विशेषण की अवस्था है बिल्कुल सामान्य स्थिति का बोध कराती है, वही विशेषण की सामान्य अवस्था कहलाती है। विशेषण यानी विशेषण की जो सामान्य स्थिति का बोध कराती है वही विशेषण की सामान्य अवस्था कहलाती है। यानी बिल्कुल सामान्य बात हो, सामान्य बात कुछ भी ले सकते हैं, यानी वो राकेश क्लास में सबसे होशियार बालक है, महेंद्र क्लास में सबसे होशियार बालक है, प्रेम क्लास में सबसे ज़्यादा बोलता है, ये बिल्कुल सामान्य बात हो गई, यानी हमेशा ये प्रयोग होने वाली है। यानी क्लास में हमेशा कहते हैं बस सौ बैठ जाओ, बस सौ बैठ जाओ, आवाज़ मत करो, बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यानी देखो सोहन होशियार बालक है, ये क्या है, सामान्य हो गई, यानी सामान्य स्थिति का बोध कराती है, इसमें कोई बड़ा कोई है नहीं, ठीक है ना। कोहली अच्छा क्रिकेट खेलता है, बिल्कुल हमारे लिए सामान्य बात है, वो क्रिकेटर है, खिलाड़ी है, यानी कोहली अच्छा क्रिकेट खेलता है, सोहन होशियार बालक है, बस है तो है, सामान्य बात हो गई। अब दूसरी अवस्था देखेंगे, सामान्य अवस्था हो गई, सामान्य स्थिति का बोध, उसको ही सामान्य अवस्था कहते हैं। दूसरा हम देखेंगे तुलना अवस्था, अवस्था यानी इस विशेषण की दूसरी अवस्था है हमारी तुलना अवस्था, ठीक है ना, यानी दोनों के बीच में तुलना करना। परिभाषा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा सारा का सारा मैटर। जब दो संज्ञाओं के बीच तुलना की जाए, दो संज्ञाओं के बीच में, यानी जब दो कोई संज्ञा हो, दोनों के बीच में तुलना की जाए, यानी दोनों में से किसको सर्वश्रेष्ठ बताया जाए, किसको बड़ा बताया जाए, यानी दोनों के बीच में तुलना करेंगे, जो अच्छा होगा उसको ही सर्वश्रेष्ठ बताया जाएगा। और किसी एक को अधिक महत्व दिया जाए, दोनों में से किसी एक को महत्व दिया जाए। क्लास में 2 बच्चों को ले लो, अब जो उसमें होशियार है उसी की विशेषता यानी तुलना होगी ऊपर, यानी जो होशियार होगा उसी को ही सर्वश्रेष्ठ बताया जाएगा, अधिक महत्व दिया जाएगा। और किसी एक को अधिक महत्व दिया जाए तो वो विशेषण की तुलना अवस्था कहलाती है। 2 बालकों को ले लो या 2 खिलाड़ियों को ले लो, यानी किसी भी वस्तु को ले लो, 2 पेन ले लो, जो पेन अच्छा चलेगा उसको हम क्या अधिक महत्व देंगे, जो फोन अच्छा काम करेगा उसको हम अधिक महत्व देंगे। कोई भी चीज़ ले लो, 2 वस्तुओं के बीच में, 2 संज्ञाओं के बीच में तुलना की जाए, जो अधिक अच्छा होगा उसको अधिक महत्व दिया जाएगा, वो विशेषण की तुलना अवस्था कहलाती है। अब उदाहरण देखो नीचे, जैसे कि सोहन मोहन से होशियार बालक है। सोहन क्या है, मोहन से भी होशियार है, क्योंकि घर जाके पढ़ाई करता है, अध्यापकों का कहना मानता है, समझदार है, अपने माता पिता का भी कहना मानता है, इसलिए सोहन मोहन से होशियार बालक है। दोनों के बीच में तुलना हुई, तुलना में क्या पाया कि सोहन मोहन से होशियार बालक है। अब दूसरा देखो, कोहली राहुल से अच्छा खेलता है, वही क्रिकेट वाली बात आ गई। कोहली है, विराट कोहली राहुल द्रविड़ से अच्छा खेलता है, जो अच्छा खेलेगा उसको ही हम सर्वश्रेष्ठ बताएंगे। ऐसा नहीं वो 0 पे आउट हो जाए और हम कहेंगे राहुल बहुत अच्छा खेलता है, बहुत शानदार खेलता है, ऐसे कहने से कुछ भी नहीं होगा। जो जनता देखती है वही फैसला होता है, जो सबको अच्छा लगता है वही होता है, ठीक है ना। अगला हमारी तीसरी अवस्था आ गई उत्तम अवस्था। उत्तम, उत्तम का मतलब क्या समझते हो ना, सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा, यानी उत्तम के बाद में कोई अवस्था नहीं होती है, क्योंकि ये सबसे ऊपर वाली अवस्था होती है, सर्वश्रेष्ठ अवस्था होती है। अब देखो उत्तम अवस्था, जब किसी समूह में से एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है, किसी समूह में से। अब देखो पूरा हमारा बालेश्वर ले लो, बालेश्वर में जो सबसे अच्छा काम करेगा, जो व्यक्ति सबसे अच्छा लोगों को महत्व देगा, लोगों के साथ समझदारी से बात करेगा, लोगों का सम्मान करेगा, उस पूरे बालेश्वर में जो लोग हमारे लिए अच्छा होगा, सब लोग उसका सम्मान करेंगे, वही व्यक्ति को हम क्या सर्वश्रेष्ठ बताएंगे। यानी पूरा बालेश्वर हमारे लिए समाज हो गया, समूह हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार जब किसी समूह में से एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है तो वो विशेषण की उत्तम अवस्था कहलाती है। अब देखो क्लास ले लो आप, हमारी क्लास एक समूह में बैठती है। अब पहले स्कूल का लेते हैं, ठीक है ना। हमारी पूरी स्कूल में यह बच्चा सबसे होशियार है,
सबसे समझदार है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, सबका कहना मानता है, वो बालक क्या हो गया? उत्तमावस्था। ठीक है ना। फिर क्लास का ले लो आप, यानी क्लास में जो सबसे सिंसियर होता है, टाइम टू टाइम होमवर्क करके लाता है, 80 पढ़ाई करता है, यानी 80 अंक लाता है, वो अलग क्या हो गया? उत्तमावस्था में। ठीक है ना। समूह में से छांट के किसी एक को बाहर निकालना, जैसे मोती को समुद्र से मोती को बाहर निकालना, वो है उत्तमावस्था। अब देखो, राधा कक्षा में सबसे होशियार बालिका है। राधा क्या है? पूरी क्लास में सबसे होशियार बालिका है। होशियार तो बहुत सारे है, परंतु राधा सबसे होशियार क्या है? राधा सबसे होशियार है। जो भी बालक हैं उसमें से राधा के नंबर सबसे ज़्यादा आते हैं। राधा के 10 में से 10 और बाकी वालों के 9 से माइनस नीचे। ठीक है। अब देखो उत्तमा, कोहली टीम में सबसे अच्छा खेलता है। कोहली का नाम 3 बार आ गया ना, यानी पहले सामान्य स्थिति कोहली अच्छा खेलता है, फिर क्या तुलना आ गई, कोहली राहुल से अच्छा खेलता है, अब समूह आ गया। समूह मतलब टीम आ गई। टीम क्या? समूह है। टीम में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 में से अच्छा कौन खेलता है? कोहली खेलता है। बाकी वाला नाम नहीं आया, क्योंकि सबसे अच्छा जो खेलेगा उसी को महत्व दिया जाएगा। ठीक है ना। यानी उत्तमावस्था का मतलब समझ गए? सबसे उत्तम, सबसे अच्छा, यानी सबसे ग्रुप में से सबको छांट कर सब में से किसी एक को बाहर निकालना, जैसे कि मोती को चुनना, हीरे को बाहर निकालना। ठीक है, समझ गए आप? आज की हमारी क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगला भाग हम जल्दी लेके आएंगे। और आपका होमवर्क है, पहले बता दिया मैंने, विशेषण की परिभाषा हो गई, फिर प्रकार हो गए, और प्रकारों की परिभाषा व उदाहरण। ये हमारा होमवर्क इस पूरे टॉपिक का, दोनों वीडियो का। ठीक है ना। हमने 2 अलग अलग वीडियो पढ़े, पहले में तो 2 भाग पढ़े, फिर इसमें 2 और पढ़े, फिर 3 अवस्थाएं पढ़ी। पहले यानी विशेषण की खुद की परिभाषा हो गई, 5 प्रकार हो गए, प्रकारों में वे भी। ठीक है ना। 5वें प्रकार का लिस्ट में ये लिखना, यानी विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, और अवस्था भी साथ में ले लेना। ठीक है ना। और प्रकारों के बाद में प्रकारों की परिभाषा, प्रकारों के अलग अलग मैंने जैसे समझाया वैसा वैसा टॉपिक आपको डालना है और लिखते जाना है। यदि आप लिखोगे तो आपको याद करने में आसानी होगी, और लिखोगे तब समझ में भी आ जाएगा। और वीडियो को आपको रोक रोक के लिखना है, ऐसा नहीं वीडियो चलता रहे और फटाफट आप टीपते रहो। यानी जैसे आप लिख रहे हो, वीडियो को रोक दिया, लिख दिया, फिर वीडियो को चालू करो, आगे बढ़ते जाओ और लिखते जाओ। ठीक है। परिभाषा हो गई, उदाहरण हो गई, और अवस्था हो गई। 3 अवस्था के नाम लिखने हैं, अवस्थाओं की परिभाषा लिखनी है, और अवस्थाओं के भी उदाहरण लिखने हैं। ठीक है ना। थैंक यू बच्चों।